अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू लेक्चर नंबर 3 जो कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन देखी एरे के थ्रू, ठीक है, और साथ ही साथ हमने अपना लिंक लिस्ट के मेन आइडिया को स्टार्ट किया कि लिंक लिस्ट क्या है। बेसिकली हमने कहा कि लिस्ट हमारे पास एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर है या एक नया डाटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने जाना है अभी। और लिस्ट ऐसा डाटा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर डाटा की अरेंजमेंट को, डाटा के ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना है। तो जैसे ही हमने लिस्ट को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखा तो एरे के थ्रू लिस्ट के ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत आसान था, ठीक है। एरे के थ्रू हम लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड अप टू सो ऑन जो है एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट के एलिमेंट टू एलिमेंट मूव कर सकते थे इजीली, ठीक है। लेकिन जब हमने एरे लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया, उसके डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, तो हमें ये पता चला कि उसके बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉस्ट वेयरिंग है। अब कॉस्ट वेयरिंग फंक्शन का क्या मतलब है? ऐसे फंक्शन जो कि हर सिनेरियो में एक जैसा काम नहीं करते, ठीक है। लाइक हमने कहा कि हम अगर लिस्ट को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसके साथ हमें जब किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना होता है लिस्ट में, at the start of the list or in between the elements of the list or at the end of the list, तो हर पॉइंट के लिए डिफरेंट टाइम लगता है, ठीक है, और हर पॉइंट के लिए डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं हर पॉइंट पे डाटा को इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर हमें लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना होता है एरे लिस्ट में से, तो उसको रिमूव करने के लिए जिस लोकेशन से उस लिस्ट जिस लोकेशन से उस वैल्यू को रिमूव किया जाता है, बाकी लिस्ट के एलिमेंट्स को दोबारा रीअरेंज करना पड़ता है हमें, और उसके लिए हमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं डिफरेंट लोकेशंस के। लाइक स्टार्ट से रिमूव करने के लिए सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को पीछे आना पड़ता है, दरमियान से रिमूव करने के लिए एवरेज 50-50, और लास्ट से रिमूव करने के लिए हमें बेसिकली किसी भी एलिमेंट को पीछे लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हमारे पास ये जो ऐड और रिमूव का फंक्शन है, ये कॉस्ट वेयरिंग और साथ साथ फाइंड का फंक्शन हमने देखा, दैट वाज आल्सो कॉस्ट वेयरिंग। स्टार्ट से फाइंड करना आसान है, दरमियान या लास्ट से जाते जाते हमारे पास वो वर्स्ट केस होता जाता है। साथ ही साथ हमने एरे लिस्ट के और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जिसमें हमने कहा था कि अगर हम एरे के थ्रू लिस्ट बनाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे मेमोरी का बहुत से इश्यूज आते हैं। लाइक मेमोरी की लिमिटेशन हो सकती है, मेमोरी का वेस्टेज हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे पास मेमोरी की बाउंड्स आ जाती हैं उसमें कि अगर हमें रैम में, कंप्यूटर में, अपनी मेमोरी में लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है लेकिन हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल नहीं है, तो तब पॉसिबल नहीं था कि हम लिस्ट को कंप्यूटर में अपनी मेमोरी में स्टोर करवा सकें, ठीक है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ता तब तक जब तक कि लिस्ट को बनाने के लिए, एरे लिस्ट को बनाने के लिए जितनी मेमोरी कंसेक्टिव चाहिए वो सारी की सारी फ्री ना हो जाती, ठीक है जी। तो इसलिए हम एरे लिस्ट के इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम मूव किए लिंक्ड मेमोरी की कॉन्सेप्ट की तरफ। लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं मेमोरी की एनी अवेलेबल लोकेशन पे, और फिर क्या करते हैं उन लोकेशंस को यानी उन एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से चेन में कनेक्ट कर देते हैं कि हर फर्स्ट एलिमेंट अपने से नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बताता है अरेंजमेंट में, ऑर्डर में, कि पहले के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा और या आखिरी कौन सा एलिमेंट है। उन सब को हम किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, हम एक चेन बनाते हैं मेन मेमोरी के एड्रेसेस की। लाइक कि हमारे पास एक पिक्चर नज़र आ रही है हमें यहाँ पे हमारी एरे लिस्ट लिंक्ड लिस्ट की, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज किए गए हैं कुछ इस तरह से। लाइक फ़र्स्ट एलिमेंट आपके पास जो है वो हेड है। फर्स्ट आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहली लोकेशन, सबसे पहले एलिमेंट को हम हेड कहते हैं, क्योंकि लिस्ट का स्टार्ट याद रखने के लिए जो है ना हमें ये फर्स्ट एलिमेंट को लिंक्ड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को हमें हेड के तौर पर इंडिकेट करना होता है, हेड के तौर पर हमें इसे याद रखना होता है। अब हेड के बाद कौन सा एलिमेंट है? बेसिकली ये हेड के एड्रेस पोर्शन में, या हेड को हम बेसिकली उस नेक्स्ट वैल्यू का हम हेड को जो है वो पता बताते हैं।
कि जो है नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है। ठीक है, देखें जैसे हेड से नेक्स्ट 2 था, तो हेड को किसका एड्रेस पता होगा, 2 का। हेड का अपना एड्रेस है 1054। हेड का अपना एड्रेस क्या है जी, हेड का अपना एड्रेस 1054 है। हेड से आगे कौन सा एलिमेंट है, 2 वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 का एड्रेस क्या है जी, 1051 है। अच्छा, इस पिक्चर में हेड 2 को इंडिकेट किया गया है, लेकिन बेसिकली जब हम लिस्ट की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम देखेंगे लिस्ट को बनाते हुए हम जो है फर्स्ट एलिमेंट से पहले एक लोकेशन लेते हैं, यानी लिस्ट का स्टार्ट याद रखते हैं, उसको हम हेड इंडिकेट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आती जाती हैं। बहरहाल हम 2 को भी हेड कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 को भी हेड कहते हैं, 2 को भी हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, अपनी लिस्ट का स्टार्ट ऑफ लिस्ट कहते हैं, तो फिर 2 को एड्रेस किसका पता होना चाहिए, 2 को 6 का एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि 2 के एड्रेस के साथ किसको लिंक किया गया है, 2 के एड्रेस के साथ लिंक किया गया है 6 के एड्रेस को। जैसे कि हमारी लिस्ट के अंदर 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है। ठीक है, अब 6 के बाद क्या है, 6 के बाद है 8। तो अगर हम देखें तो हमारी इस पिक्चर के अंदर अब आपके पास 6 के बाद कनेक्शन, ये देखें जी, 6 के एड्रेस को कनेक्ट किया गया है 8 के एड्रेस के साथ, यानी 1063 पे जो एलिमेंट है उसको 1057 वाले एलिमेंट का पता है, अपने से नेक्स्ट वाले का सिंपली पता है। ठीक है, और अगर हम उसके आगे देखें तो 8 को किसका एड्रेस पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट में ऑर्डर में 8 के बाद 7 आता है, तो 8 को एड्रेस पता होना चाहिए जी 7 का। तो ऐसे ही अगर आप देखें 8 के एड्रेस से कनेक्शन किस पे जा रहा है, 7 पे कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, यानी 8 के पास किसका एड्रेस है, 8 के पास 1057, ये 7 का एड्रेस है। ठीक है, अगर आप नोटिस करें 7 आपके पास मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा है, 1057 पे, और 1057 हमने 8 के साथ स्टोर करवाया, क्योंकि 8 को पता होना चाहिए कि उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। इसी तरह अगर हम 1 का एड्रेस देखें तो 7 से नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो 1 का होगा। ठीक है जी, ये देखें 7 से नेक्स्ट आपके पास एड्रेस किसका है, 1060। ये किसका एड्रेस है, ये 1 का एड्रेस है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट को, बेसिकली लिंक लिस्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट के एड्रेस को याद रखता है। ठीक है, दोबारा अगर हम इसके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हेड जहाँ से आपके पास लिस्ट स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 0 एलिमेंट है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके पास किसका एड्रेस है, उसके पास 2 का एड्रेस है। 1054 एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, हेड से नेक्स्ट। ठीक है, आप 2 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 6 का एड्रेस होना चाहिए, तो 2 के पास देख लीजिए 1051 स्टोर है, और 1051 पे कौन है, 1051 पे 6 है। ठीक है, सिमिलरली 6 के पास एड्रेस होना चाहिए 8 का। 8 देखें जी, 8 1063 पे स्टोर है, तो 6 के पास किसका एड्रेस है, 8 का 1063। अप टू सो ऑन अगर हम लास्ट पे देखते हैं 7 के पास 1 का होना चाहिए, 1 1060 पे है, तो 7 के नेक्स्ट में 1060 एड्रेस स्टोर है। ठीक हो गया जी, ये हमें एक पिक्चर नज़र आ गई मेमोरी के अंदर कि किस तरह से आपके पास हर एक जो है वैल्यू, हर एक नोड, बेसिकली इसको नोड हम कहेंगे, नोड किस तरह से कहेंगे अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। लिस्ट का हर एलिमेंट बेसिकली अपने से नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस याद रखता है। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एलिमेंट्स, आपको वैल्यूज़ जो हैं वो एरे लिस्ट से डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ठीक है, एरे लिस्ट से किस तरह से डिफरेंट नज़र आ रही हैं, एरे लिस्ट में आपके पास जस्ट एक एरे हमने बनाई थी। ठीक है, बॉक्सेस बनाए थे और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया था, जबकि यहाँ पे आपके पास हर बॉक्स में हर एलिमेंट के साथ एक और पोर्शन है जिसे हमने सेग्रीगेट किया हुआ है एक लाइन लगा के दरमियान में। ठीक है, और वो बेसिकली एक एरो लेके जा रहा है अपने से नेक्स्ट एलिमेंट के पास। बेसिकली ये वही पोर्शन है 2 का जहाँ पे 1051 पड़ा हुआ है, यानी 6 का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसी तरह इस 6 का नेक्स्ट पोर्शन बेसिकली वो पोर्शन है जो अगर आप 6 के साथ जाके देखें तो 6 के साथ 1063 इसके अंदर स्टोर होगा, और 1063 किसका एड्रेस है, बेसिकली वो एड्रेस है जहाँ पे 8 स्टोर है।
जी, लिंक लिस्ट में सी प्लस प्लस में हमारे पास ऐसी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती जो कि एट अ टाइम दो वैल्यूज़ को स्टोर करवा सके, यानी एक इंटीजर वैल्यू और एक एड्रेस वैल्यू, जो कि मोस्टली जो कि बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। तो क्या कोई ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप इंटीजर भी स्टोर करवाएं और हेक्साडेसिमल भी स्टोर करवाएं? नहीं, ऐसी कोई डाटा टाइप नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई डाटा टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि दो वैल्यूज़ ले सके, दो वैल्यूज़ स्टोर करवा सके, एक तो इंटीजर वैल्यू और दूसरा एड्रेस वैल्यू। ठीक है जी। और वो हम कैसे करेंगे, वो बेसिकली हम सी प्लस प्लस में नई डाटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, एक क्लास बना के। ठीक है। और उस क्लास के अंदर हम उसके जितने भी डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं वो सारे सेम टाइप के नहीं हो सकते, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सी प्लस प्लस में देखा, अगर हम एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमारे पास कोई इंटीजर आ सकता है, यानी आईडी आ सकता है, कोई नेम आ सकता है अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, कोई सीजीपी आ सकता है जो है आपके पास फ्लोट की फॉर्म में, एंड अप टू सो ऑन। तो बेसिकली जब हमने मल्टीपल डाटा टाइप्स को कंबाइन करके एक नई डाटा टाइप बनानी होती है तो तब हम क्या बनाते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे उसे भी हम आगे देखते हैं। ये वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू बेसिकली जो भी लिस्ट के अंदर नया एलिमेंट ऐड होगा उसको ऐड करने के लिए, हर लिस्ट के न्यू एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए जो स्टेटमेंट, जो पीस ऑफ कोड सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाएगा वो कुछ इस तरह से है, नोड स्टारिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड 9। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं या आप एक नई मेमोरी लोकेशन इस तरह से एलोकेट करवा रहे हैं जिसके अंदर आप क्या स्टोर करवा रहे हैं डायनामिकली, जो आप एक नई लोकेशन एलोकेट करवा रहे हैं जिसके अंदर आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, पैरामीटर, या उसको इनिशियलाइज आप किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम नोड टाइप की एक नई नोड बना रहे हैं, समझ लें एक वेरिएबल बना रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आप इंट आई इज़ इक्वल टू 5 करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसे आपने इनिशियलाइज 5 से करवाना है, इंट आई इज़ इक्वल टू 5, सेम लाइक दैट आप यहाँ पे नोड स्टैरिक न्यू नोड करेंगे। नोड क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टाइप हम बनाएंगे नई वो नोड होगी। और नोड कैसी डाटा टाइप होगी, जिसके अंदर एक वैल्यू इंटीजर होगी और दूसरा उसके अंदर एक एड्रेस होगा। ठीक है। क्योंकि हम रन टाइम पे, और ये न्यू नोड कुछ भी नाम है, आई जे के एल एम एन ओ एन नोड या कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ठीक है। और जो है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे न्यू का कीवर्ड लिखा गया है और फिर ये नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है जिसके अंदर 9 पास किया गया है, जिससे क्या होगा, एक नई नोड बनेगी, यानी एक नई मेमोरी लोकेशन जो है एलोकेट होगी 9 को, और उस मेमोरी लोकेशन के वैल्यू वाले पोर्शन के अंदर, उसके डाटा वाले पोर्शन के अंदर, उसके जो है इंटीजर वाले या एलिमेंट वाले पोर्शन के अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। और एड्रेस वाले पोर्शन में क्या स्टोर होगा वो भी हम देखते हैं कि चेनिंग किस तरह से होगी। बहरहाल जी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक नोड टाइप का एक पॉइंटर बनेगा। ठीक है जी। और उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू 9 वैल्यू जाएगी। और न्यू कीवर्ड ये बताता है कि वो नोड जो है वो डायनामिकली क्रिएट हुआ है, यानी रन टाइम पे एक नई वैल्यू, नई वैल्यू के लिए नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास इस 9 को हम अपनी लिस्ट के अंदर किस तरह से फिट करवाते हैं। तो कुछ इस तरह से फिट करवाते हैं कि हमें जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बनी हुई लिस्ट है जिसके अंदर 2 6 8 8 के बाद 7 और 7 के बाद 1 था। अब हमारे पास नई वैल्यू आई है। हमने अपनी लास्ट पिक्चर में देखा था कि हमारे पास लिस्ट में से एलिमेंट 8 को करंट एलिमेंट के तौर पर इंडिकेट किया गया था। ठीक है जी। और हमने ये भी देखा था अपने लिस्ट के ऑपरेशंस को एरे लिस्ट के साथ पढ़ते हुए कि जब भी लिस्ट के अंदर नई वैल्यू ऐड होती है तो वो कहाँ पे ऐड होती है, करंट से आगे, नेक्स्ट टू करंट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टू करंट मींस 9 की जगह क्या बनती है, 8 और 7 के दरमियान में। अब अगर हम देखें इस पिक्चर को, सिर्फ हम यहाँ तक ऊपर तक देखते हैं ये सीधी लाइन को, तो हमारे पास ऑलरेडी एक चेनिंग हुई है, कनेक्शन बना हुआ है जिसमें 2 को 6 का पता है, 6 को 8 का पता है, 8 को 7 का और 7 को 1 का पता है। ठीक है। लेकिन अब 8 और 7 के दरमियान एक नया एलिमेंट नाउ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने न्यू एलिमेंट नेक्स्ट टू करंट ऐड करना है, दैट इज़ वाई हम 8 से नेक्स्ट 9 ऐड करेंगे। अब अगर हम ऐड करने से पहले देखें तो 8 के पास किसका एड्रेस है, 7 का एड्रेस है, और 7 के पास 1 का एड्रेस है।
ठीक हो गया। ये देखें जी, हमने इस चेन के ये वाले पोर्शन को डॉटेड किया। डॉटेड इसलिए किया कि अब हम इस चेन को यहाँ से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, यहाँ पे 9 को फिट करेंगे और चेन को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। किस तरह से, देखें जी, 8 के एड्रेस वाले पोर्शन में हम एड्रेस पास कर देंगे न्यू नोड का, यानी जो नई नोड अभी आई है उसको जो एड्रेस मिला, मेमोरी के अंदर जो लोकेशन मिली है वो अब 8 को पता होनी चाहिए, क्योंकि 8 से आगे अब 9 है, 7 नहीं है। 8 से आगे अब 9 होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो हम 8 के एड्रेस वाले पोर्शन में 9 का एड्रेस रखवा देंगे। और 9 को किसका एड्रेस पता होना चाहिए? 9 को अब वो एड्रेस पता होना चाहिए जो पहले 8 को पता था। तो हम 9 के नेक्स्ट वाले पोर्शन में 7 का एड्रेस रखवा देंगे। तो इससे क्या होगा, अब 8 को किसका पता है? 9 का। और 9 को किसका पता है? 7 का। तो हमारे पास अब ये कनेक्शन बन गया जिसमें अब 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 7 और 7 के बाद 1 आएगा। और साइज़ जो है लिस्ट का इंक्रीज़ करके 5 से 6 हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ हमने याद रखनी है, अच्छा इसके जो है ना, ये जो चेनिंग हुई है इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी बताए गए हैं कि किस तरह से बनाए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में 9 को उससे नेक्स्ट वाले का एड्रेस, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस पता चलेगा। सेकंड स्टेप पे करंट वाली नोड को न्यू नोड का एड्रेस पता चलेगा। और थर्ड स्टेप पे करंट वाला जो आपका पॉइंटर है, यहाँ पे हमने कहा था लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास करंट पॉइंटर के तौर पे काम करेगा और हेड भी पॉइंटर के तौर पे काम करेगा, ना कि इंटीजर मार्कर के तौर पे, ठीक है। तो करंट के पास अब किसका एड्रेस चला जाएगा? करंट के पास नई नोड का एड्रेस चला जाएगा। जैसे कि हमारे लिस्ट के अंदर करते थे कि जब भी कोई नई वैल्यू ऐड होती है तो करंट मूव करके उसके ऊपर चला जाता है। तो अब करंट के पास किसका एड्रेस आ जाएगा? न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले न्यू नोड को, जो पहले करंट से नेक्स्ट नोड थी, उसका एड्रेस बताना है। फिर करंट नोड को जो है न्यू नोड का एड्रेस बताना है। और फिर थर्ड स्टेप पे करंट नोड को, करंट वाले जो पॉइंटर है उसे मूव करवा देना है न्यू नोड के ऊपर। ठीक हो गया जी। ये वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमारे पास एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाता है लिस्ट के अंदर। अच्छा जी, ये वो हमारे पास C++ का कोड है जो कि लिंक लिस्ट बनाने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास इसका पहला स्टेप है जी द नोड क्लास। सबसे पहले हमने क्या बनाई है? हमने नोड की एक क्लास बनानी है, क्लास नोड के नाम से। अच्छा, अब ये कौन सी क्लास है? ये वही क्लास है जो मैंने अभी भी आपको बात की कि हम एक ऐसी डाटा टाइप क्रिएट करने लगे हैं जो 2 वैल्यूज़ एक साथ स्टोर करे। एक तो ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू और दूसरी वैल्यू नोड टाइप की। ठीक है जी, यानी कि हमें एक ऐसी डाटा टाइप चाहिए है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ आ सकें, एक तो इंटीजर वैल्यू और दूसरी एड्रेस वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने नोड नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है, और उसके अंदर हमने 2 डाटा मेंबर्स रखवा दिए, एक ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का और दूसरा नेक्स्ट नोड के नाम से हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करवा दिया नोड टाइप का। ठीक है जी, यानी ये नोड टाइप का पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर टू अ नोड, ठीक है, अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड। ठीक है जी, जिस तरह हम इंटीजर स्टैटिक जो है पॉइंटर कर सकते हैं, पी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक नई टाइप का हमने पॉइंटर बना लिया नोड। और ये किस टाइप का? यही जो क्लास आप बनाने लगे हैं। तो ये जी प्राइवेट में हमने इसके 2 डाटा मेंबर्स बनाए। अब इसके हम मेंबर फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। पब्लिक के अंदर के पास पब्लिक में इसके पास हमारे पास 2 मेंबर फंक्शंस हैं। पहला मेंबर फंक्शन है जी, बेसिकली टोटल 4 मेंबर फंक्शन है जो है। दो मेंबर फंक्शंस जो हैं इंटीजर वैल्यू को सेट और शो करवाने के लिए, और 2 ही हमारे पास ऐसे हमने फंक्शंस बनाए, ऑपरेशंस बनाए हैं इस क्लास के अंदर जो कि आपके नेक्स्ट पोर्शन यानी एड्रेस वाले पोर्शन, नोड के एड्रेस वाले पोर्शन को सेट और शो करवाने के लिए यूज़ होंगे। अगर हम पहला ऑपरेशन देखते हैं तो पहला ऑपरेशन है जी गेट का ऑपरेशन, गेट का फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इंटीजर मींस वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो नोड के अंदर हम ऐसी लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसकी नोड्स में इंटीजर वैल्यू स्टोर हैं। तो गेट का फंक्शन रिटर्न क्या करवाएगा? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल का रिटर्न करवाएगा। अब इस के अंदर होता क्या है हमारे पास, इस गेट के फंक्शन का काम क्या है? बेसिकली इसका काम है रिटर्न करना ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इस नोड क्लास के डाटा मेंबर का नाम है
जिसकी टाइप क्या है इंटीजर, यानी कि गेट का फंक्शन आपके पास बेसिकली क्या करता है, नोड की वैल्यू रिटर्न करवाता है। और नोड क्या है, नोड आपके पास लिस्ट का एलिमेंट है, लिस्ट का हर एलिमेंट नोड ही कहलाएगा। तो लिस्ट के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को देखना है हमने, तो हम इंट गेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब अगर हमने लिस्ट के किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी नोड की वैल्यू को सेट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेट का फंक्शन कॉल होगा। वो कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो कोई पैरामीटर ले रहा है, यस वो एक पैरामीटर ले रहा है, इंट ऑब्जेक्ट यानी इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर ले रहा है। और इस इंटीजर वैल्यू को उसने क्या करना है, उसको उसने दिस ऑब्जेक्ट असाइंस टू ऑब्जेक्ट, यानी कि नोड क्लास का जो डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देना है। अच्छा याद रखिएगा, ये दिस ऑपरेटर हमारे पास हमेशा जो है ना यूज़ होता है क्लास के डाटा मेंबर्स को रेफ़र करने के लिए। यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। किसका लोकल वेरिएबल है, इस सेट के फंक्शन का। जबकि ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इस क्लास का एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि वो क्लास की डिक्लेरेशन में है ग्लोबल वेरिएबल, और क्लास का अपना वेरिएबल है। सॉरी, ग्लोबल नहीं कहेंगे हम, क्लास का अपना वेरिएबल उसे कहेंगे। तो क्लास के अपने वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब ये एरो साइन क्या है, एरो साइन बेसिकली एक्सेस ऑपरेटर है यहाँ पे। जिस तरह हम क्लास के डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए C++ में डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरह हम उसको उसकी बेसिकली उसका ऑल्टरनेट कह लें। दोनों के काम में फ़र्क है, लेकिन अभी के लिए हम यही समझते हैं कि डॉट का ऑल्टरनेट क्या है, एक्सेस करने के लिए क्लास के डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को हम क्या यूज़ करते हैं, दिस के साथ ये एरो साइन यूज़ करते हैं। सो क्या होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट को ये जो लोकल ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी वो पास होगी। सिमिलरली जैसे हमने ऐड 9 करना है, तो आपके पास 9 यहाँ पे एज अ पैरामीटर इस ऑब्जेक्ट में आएगा, और फिर उस 9 को क्लास के इस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी क्लास के डाटा मेंबर के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है जी गेट नेक्स्ट का। गेट नेक्स्ट का फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, नोड टाइप का पॉइंटर। स्टैरिक मीन्स पॉइंटर, और यहाँ पे टाइप क्या लिखी हुई है, नोड। यानी कि गेट नेक्स्ट का फंक्शन एक पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न करेगा। आप कौन से पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न करेगा, बेसिकली इट विल रिटर्न नेक्स्ट नोड। और नेक्स्ट नोड हमने क्या कहा था, नेक्स्ट नोड हमारे हर बेसिकली लिस्ट के एलिमेंट के जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको हम एड्रेस वाला जो पोर्शन है उसे हमें नेक्स्ट नोड कहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो है वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए हम गेट फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके किसी भी वैल्यू को जो है ना एड्रेस को रिटर्न करवाने के लिए, वैल्यू नहीं, हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करवाने के लिए हम गेट नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास 4 फंक्शन है जी इस क्लास नोड का, दैट इज़ सेट नेक्स्ट। सेट नेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, सेट नेक्स्ट का फंक्शन पहली बात तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ सेट करता है। सेट क्या करता है, जो ये पैरामीटर लेता है, और ये पैरामीटर क्या लेता है, ये एक पॉइंटर पैरामीटर लेता है, किस टाइप का, नोड टाइप का, ठीक है। वही जो क्लास हम बना रहे हैं नोड टाइप का पॉइंटर लेता है, यानी ऐसी चीज़ का एड्रेस लेता है जिसके अंदर एक वैल्यू और एक एड्रेस वाला पोर्शन है। नोड क्या है, नोड एक ऐसी चीज़ है, एक नई हमारे पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसी कंस्ट्रक्शन है, ऐसी नई डाटा टाइप है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक इंटीजर वैल्यू और दूसरा उसके अंदर एड्रेस। तो यहाँ पे वो नोड का एड्रेस लेगा, यानी वो एक ऐसी वैल्यू का एड्रेस लेगा, एक ऐसे एलिमेंट का एड्रेस लेगा जिसके अंदर एक इंटीजर और एक एड्रेस होगा। बहरहाल जी यहाँ पे जो भी पैरामीटर, जो भी एड्रेस, जिस भी नोड का यहाँ पे एड्रेस आएगा उसको हम जो है क्लास नोड के पर्टिकुलर जो नेक्स्ट नोड यानी एड्रेस वाला पोर्शन है उसको वो वाला एड्रेस असाइन कर देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे नोड मींस लिस्ट का हर एक एलिमेंट। नोड अब यहाँ पे क्या है, बार बार मैं आपको याद करवा रही हूँ, नोड यहाँ पे लिस्ट का एलिमेंट है। तो लिस्ट के एलिमेंट के अंदर वैल्यू सेट करवाने के लिए हम सेट का फंक्शन, एड्रेस सेट करवाने के लिए सेट नेक्स्ट का फंक्शन, लिस्ट के हर वैल्यू यानी नोड से वैल्यू हर एलिमेंट यानी नोड से वैल्यू शो करवाने के लिए गेट का फंक्शन, और लिस्ट के हर एलिमेंट यानी नोड के एड्रेस को शो करवाने के लिए गेट नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आगे वो यही बता रहा है, इसका प्राइवेट फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने इसके 2 डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट जो है ना करवाना है, ठीक है। अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ये नई डाटा टाइप जो है ना बेसिकली किस तरह से।
अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी हम हमारी लिंक लिस्ट की कोड की तरफ, उसको हम फर्दर मूव करते हैं। अब हमने नोड बना लिया, यानी नई डाटा टाइप डिक्लेयर करवा लिया, ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर हमारे पास दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन में हमारे पास वैल्यू है और एक पोर्शन में हमारे पास कोई एड्रेस है, वो हमने करवा लिया। अब हमें लिस्ट बनानी है, यानी हमारे पास नई डाटा टाइप आ गई है, लिस्ट के एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड हमारे पास आ गया है। अब हम लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगेन उसी तरह हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं लिस्ट की, ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। हम क्लास लिस्ट की जो बना रहे हैं उसके अंदर हम सबसे पहले तो कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट लिब एंड देन .cpp .cpp बेसिकली हमारे पास नोड की फ़ाइल है, नोड क्लास है जो भी हमने बनाई है। तो नोड क्लास को जब हम स्टोर कराएंगे C++ में तो वो हमारे पास cpp एक्सटेंशन के साथ स्टोर होगी। तो हमने इसके अंदर दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं, बेसिकली एक लाइब्रेरी और एक हमने न्यू डाटा टाइप हमारे पास जो भी अभी हमने डिक्लेयर की है, जो भी अभी हमने बनाई है क्लास, हमने उसका यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट्स बेसिकली क्या होंगे, नोड होंगे, इसलिए यहाँ पे नोड भी होना चाहिए। जी, हमने क्लास लिस्ट बनाई। क्लास लिस्ट के पब्लिक पोर्शन में हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया है, अच्छा यहाँ पे हमने कोई भी डाटा मेंबर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, हमने बस क्लास लिस्ट के अंदर आके उसके पब्लिक पोर्शन में एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अब हम सबको पता है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली लिस्ट के किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे उसे इनिशियलाइज़ करना, ठीक है जी। अब ये लिस्ट का फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट का फंक्शन सबसे पहली इसकी स्टेटमेंट है जिसमें वो आपके पास क्या कर रहा है जी, सबसे पहली स्टेटमेंट में वो हेड नोड को असाइन कर रहा है न्यू नोड। हेड नोड को असाइन कर रहा है न्यू नोड, कहने का मतलब है कि एक हेड नोड जो है बनाई जा रही है, हेड नोड डिक्लेयर की जा रही है और हेड नोड रन टाइम पे डिक्लेयर हो रही है, इसलिए हमने न्यू का वर्ड लगाया है। और हेड नोड को असाइन क्या हो रहा है, हेड नोड को एक न्यू नोड का एड्रेस असाइन हो रहा है। नोड यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है, अगर आप देखिए नोड एक क्लास का नाम है, क्लास के नाम के साथ जब आप जो है स्मॉल ब्रेसेस लगा देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लास नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो एक नोड बना देगा। नोड किस तरह की, नोड यानी एक ऐसा जो है एलिमेंट बना देगा जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू और एक एड्रेस पोर्शन होगा। इंटीजर वैल्यू के लिए एक प्लेस होल्डर होगा और एक एड्रेस हेक्साडेसिमल के लिए प्लेस होल्डर होगा। तो यहाँ से नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक नोड बन जाएगी और उस नोड का एड्रेस किस में जाके स्टोर हो जाएगा, हेड नोड को मिल जाएगा। हेड नोड हमारे पास अब क्या है, हेड नोड आपके पास लिस्ट क्लास का एक जो है पॉइंटर है बेसिकली, जिसका काम क्या है, लिस्ट के स्टार्ट का को याद रखना, यानी लिस्ट के स्टार्ट के बारे में बताना। फिर हेड नोड को क्या किया जाता है, हेड नोड के सेट नेक्स्ट में नल रखवा दिया जाता है, क्योंकि हम लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्टार्ट में हमारे पास हेड नोड में कुछ भी नहीं होगा और ना ही हेड नोड से आगे कोई वैल्यू होगी, इसलिए हम हेड नोड के साथ सेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं और उसको नल असाइन करते हैं। अब ये सेट नेक्स्ट का फंक्शन कहाँ से आया, सेट नेक्स्ट का फंक्शन अगर आप याद करें, अब ये भी हमने नोड क्लास को जब डिफ़ाइन किया है तो उसके अंदर हमने गेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट के फंक्शन बनाए हैं, जिनका काम क्या है, नोड के एड्रेस पोर्शन के अंदर, इस फंक्शन का काम है नोड के एड्रेस पोर्शन के अंदर एड्रेस रखवाना। चूँकि अभी हेड नोड पहला नोड है, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट है, पहला नोड भी नहीं हम कहेंगे, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट है, इसलिए उसके एड्रेस वाले पोर्शन में नल आएगा, क्योंकि उससे आगे अभी तक कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम अपने करंट नोड की बात कर लेते हैं। करंट नोड अगेन यहाँ पे हेड नोड की तरह करंट नोड भी एक पॉइंटर है। पॉइंटर आपके पास किस टाइप का, बेसिकली नोड टाइप का पॉइंटर है, और किस क्लास का पॉइंटर है, आपके पास क्लास लिस्ट का पॉइंटर है, लेकिन किस टाइप का है, नोड टाइप का। नोड टाइप का क्यों पॉइंटर है, क्योंकि याद रखें अगर आपने इंटीजर आई का एड्रेस स्टोर करवाना है तो आप पॉइंटर किस टाइप का बनाएंगे, आप पॉइंटर इंटीजर स्टैरिक पी का ही बनाएंगे,
ठीक है। अगर आपने इंट आई का एड्रेस स्टोर करवाना है तो आप इंट स्टैरिक पी ही बनाएंगे ना, इंट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे ना, ठीक है। जिस तरह की वैल्यू होती है उस तरह का ही पॉइंटर होता है। इसी तरह अगर हमने नोड का एड्रेस हेड नोड में और नोड का एड्रेस करंट नोड में स्टोर करवाना है, इसलिए हेड नोड और करंट नोड किस टाइप के होंगे, असल में नोड टाइप के होंगे, ठीक है। यानी हम नोड स्टैरिक हेड नोड और नोड स्टैरिक करंट नोड डिक्लेयर करते हैं। इस जी अब स्टार्ट है लिस्ट का, लिस्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम करंट नोड को भी क्या साइन कर देंगे, नल, यानी अभी तक कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी तक कोई नोड ही नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास करंट नोड भी नल ही होगा। और साइज़ भी हमारे पास स्टार्ट में लिस्ट का क्या होगा जी, साइज़ भी हमारे पास 0 होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने क्लास लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर ली, क्लास लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम बारी बारी देखते हैं कि हम लिस्ट के मल्टीपल ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिस्ट को बिल्ड करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, ये है हमारे पास ऐड का फंक्शन। ऐड का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ऐड का फंक्शन हमारे हर नए आने वाले एलिमेंट को लिस्ट के अंदर प्लेस करेगा, ठीक है। लिस्ट के अंदर उसकी जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस होगी वहाँ पे उसे प्लेस करेगा और उसको उसकी जगह पे फिट करवाने के लिए जो ज़रूरी एक्शंस होंगे वो भी परफॉर्म करेगा ऐड का फंक्शन, ठीक है जी। देखें बारी बारी इसके ऑपरेशंस कौन से। ये तो हो गया जी हमारे पास ऐड का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। ऐड का फंक्शन डिक्लेयर करने में हमारे पास वॉइड ऐड, ठीक है, यानी कि फंक्शन का है हमारे पास ऐड के नाम से, वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो एक पैरामीटर ले रहा है। और वो क्या ले रहा है, ऐड ऑब्जेक्ट यानी इंटीजर टाइप की एक वैल्यू एज अ पैरामीटर ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐड 9 करना है तो यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट में क्या आके स्टोर हो जाएगा, 9 आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नोड स्टैरिक न्यू नोड, यानी हमने यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है न्यू नोड, ठीक है। नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है न्यू नोड, और उसके साथ हमने उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के रन टाइम पे डायनामिकली एक नोड डिक्लेयर किया है। यानी कि यहाँ पे एन और डी ई के साथ जब स्मॉल ब्रेसेस अगेन लगाई तो इसका मतलब है नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक नोड बन जाएगा। नोड बन जाएगा मीन समझ लें वो हाका बन जाएगा, वो स्केच बन जाएगा, वो पोर्शन बन जाएगा, ठीक है, वो प्लेस होल्डर बन जाएगा जिसके अंदर दरमियान में एक लाइन लगी होगी और एक पोर्शन वैल्यू के लिए और दूसरा पोर्शन एड्रेस के लिए होगा। इस स्टेटमेंट से हमारे पास वो खाली डिब्बा बन जाएगा जिसके 2 पोर्शन है, एक में वैल्यू आती है और दूसरे में एड्रेस आता है। रन टाइम पे चूँकि बनाया है इसलिए न्यू, और इस जो नया नोड बनेगा उसको मेमोरी में जो भी लोकेशन मिलेगी उसका एड्रेस कौन याद रखेगा, न्यू नोड वाला पॉइंटर, ठीक है। जिस तरह हमने एरे रन टाइम पे डिक्लेयर की थी, फॉर एग्जांपल इंट स्टैरिक वाई इज़ इक्वल टू न्यू इंट, और हमने वहाँ पे साइज़ असाइन किया था, तो वाई जो है वो क्या स्टोर करता था, वाई स्टोर करता था स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने अगर इस नई नोड का एड्रेस हमें कौन बता सकता है, हमने किस में रखवाया, हमने इस न्यू नोड के पॉइंटर में इस नई नोड का यानी नया नोड एलिमेंट का एड्रेस रखवाया। अच्छा जी, इसका मतलब है इस जो न्यू एलिमेंट हम ऐड करने लगे हैं अगर हमने उसे एक्सेस करना है, मींस हमने उसको लिस्ट के अंदर सेट करवाना है, उसकी जगह पे प्लेस करवाना है, तो हम उसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस हमें कहाँ से पता चलेगा, न्यू नोड से। ये देखें जी हमने न्यू नोड के साथ सेट का फंक्शन कॉल किया। इसका मतलब है जो नई नोड अभी अभी बनी है उसको अब हम सेट करवाने लगे हैं। सेट किस तरह से करवाने लगे हैं, यानी हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखवाने वाले हैं। इंटीजर वैल्यू हमने हर नोड जो भी नोड बनेगी ना, सबसे पहले हमने उसके अंदर सेट का फंक्शन कॉल करके इंटीजर वैल्यू रखवा देनी है जो भी एज अ पैरामीटर पास होगी, 9 पास होगा, 2 3 5 7 जो भी हमने उसको वैल्यू दे दी। यानी नई नोड बनी, नई नोड के जो 2 पोर्शन थे, 2 उस डब्बे में पोर्शन थे। पहला पोर्शन जो था वो डब्बे का एलिमेंट के लिए था, इंटीजर वैल्यू के लिए था, तो हमने वहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखवा दी। और दूसरा पोर्शन डब्बे का जो है वो उस बॉक्स का वो एड्रेस के लिए, उसे अभी तक हमने फिल नहीं किया। उसे हम कैसे कब फिल करेंगे, जब हमें लिस्ट के अंदर ये जो नया एलिमेंट ऐड हो रहा है उसकी प्रॉपर जगह मिल जाएगी, तो हम उसका कनेक्शन, उसकी जो वो चेन है लिस्ट के बाकी एलिमेंट्स के साथ, वो कुछ चेन तो का हिस्सा तोड़ेंगे और उसको फिट करके चेन को दोबारा जोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं जी। अब इस नई नोड को लिस्ट में उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सारे का सारा जो सेट ऑफ कोड है उसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पहला स्टेप हर नए ऑब्जेक्ट के लिए यही होगा
कि हम उसको पहले मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, ठीक है, यानी एक नई नोड बनाएंगे और उसका एड्रेस न्यू नोड में स्टोर करवाएंगे। फिर हम उस न्यू नोड को के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब वैल्यू के बाद नेक्स्ट काम आता है कि उस न्यू नोड के एड्रेस पोर्शन में हमने क्या रखवाना है, यानी उस न्यू नोड से नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा और उससे पिछला एलिमेंट कौन सा होगा बेसिकली, यानी उसका एड्रेस हमने कौन से एलिमेंट को बताना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है करंट नोड नल तो नहीं है। अगर करंट नोड नल नहीं है तो ही हमें एड्रेसिंग जो है ना सेट करनी है। अगर तो करंट नोड नल हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो नया नोड बना होगा उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी और उसके एड्रेस पोर्शन में नल तो सेट हुआ ही होगा। तो अगर तो हमारे पास करंट नोड ऑलरेडी नल है, मींस अभी तक हमारे पास लिस्ट के अंदर करंट नोड नल होने का क्या मतलब है कि अभी तक लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो अगर तो लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई तो उसके लिए हमने ये एल्स वाला पोर्शन रन करना है। लेकिन अगर करंट नोड के अंदर ऑलरेडी किसी नोड का एड्रेस है यानी वो नल नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें न्यू नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में यानी सेट नेक्स्ट में करंट नोड के गेट नेक्स्ट करंट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन से एड्रेस निकालना है और वो हमने पास कर देना है न्यू नोड के एड्रेस वाले पोर्शन को। यानी जो नई नोड बनाई है हमने उसका एड्रेस वाला पोर्शन अभी हमारे पास नल था, उसको हमने अब वहाँ पे क्या रखवा देना है, जो करंट नोड से नेक्स्ट नोड था उसका एड्रेस। जैसे कि जब हमने ऐड किया था 9 को 8 के बाद 7 और 8 के दरमियान, तो हमने 9 को किसका एड्रेस बता दिया था, 9 को हमने एड्रेस बताया था, 9 के एड्रेस पोर्शन में हमने रखवाया था 7 का एड्रेस, और 7 का एड्रेस किसके पास था, करंट नोड के पास। तो हम करंट नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन यानी एड्रेस वाले पोर्शन से एड्रेस को निकालेंगे, गेट करेंगे, और वो एड्रेस हम किसको पास कर देंगे, नई नोड के एड्रेस वाले पोर्शन को। तो अब नई नोड को ये पता चल गया उससे आगे कौन है, लेकिन हमने करंट नोड को भी बताना है कि अब अगर उससे आगे 7 नहीं है, उसके आगे 9 है, तो हम करंट नोड के सेट नेक्स्ट को न्यू नोड पास कर देते हैं यानी 9 का एड्रेस। 9 के नेक्स्ट वाले पोर्शन एड्रेस वाले पोर्शन में हमने करंट के एड्रेस पोर्शन में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो निकाली और हमने 9 के एड्रेस पोर्शन में दे दी। और अब 8 जो कि करंट नोड है उसके एड्रेस पोर्शन में हमने न्यू नोड यानी 9 का एड्रेस रखवा दिया। इस तरह से अब 8 से आगे कौन होगा, 9 होगा, और 9 से आगे कौन सा होगा, 7 होगा। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास लास्ट करंट नोड हो जाएगा और करंट नोड हमारे पास न्यू नोड हो जाएगा। यानी करंट हमारे पास करंट वाला पॉइंटर जो है वो अभी जो 8 पे था वो मूव करके 9 पे यानी न्यू नोड पे चला जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्या है, लास्ट करंट नोड वाली बेसिकली हमने करंट नोड से पीछे कौन सी नोड है ये याद रखने के लिए हमने एक लास्ट करंट नोड का पॉइंटर बनाया हुआ है और उसको हम करंट नोड का एड्रेस दे देंगे। यानी करंट ने आगे चले जाना है तो करंट का हम एड्रेस उससे पीछे वाले को दे जाते हैं, लास्ट करंट नोड को, और करंट नोड को हम उससे आगे ले जाते हैं। यानी अब लास्ट करंट नोड 8 पे आ जाएगा और करंट नोड आपका 9 पे पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो तब है जब आपके पास करंट नोड नल नहीं है, यानी लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। करंट नोड नल होने का मतलब है देयर इज़ नो एलिमेंट इन द लिस्ट। लेकिन अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने जो नई आने वाली नोड है उसको उसकी प्रॉपर जगह पे फिट करवाने के लिए हमें ये ये 2 स्टेटमेंट्स बल्कि ये 4 स्टेटमेंट्स कंफर्म हर केस में अप्लाई करनी होती हैं, रन करनी होती हैं, ठीक है। एल्स वाला केस जी तब चलेगा जब आपके पास लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई एलिमेंट नहीं था, यानी पहला एलिमेंट आ रहा था। जब पहला एलिमेंट आ रहा है तो आपने क्या करना है, न्यू नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में नल रखवा देना है। ज़ाहिर बात है फर्स्ट एलिमेंट है तो उससे आगे तो कोई नहीं होगा, तो उसके हमने एड्रेस वाले पोर्शन में नल रखवा दिया। और हेड नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में हमने न्यू नोड रखवा दिया, क्योंकि हेड नोड हमारे पास लिस्ट का स्टार्ट था। उसके एड्रेस पोर्शन में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर में नल रखवाया था, लेकिन अब हेड के आगे कौन आ गया, न्यू नोड यानी कि 9 आ गया, ठीक है। और लास्ट करंट नोड को हमने हेड नोड असाइन कर दिया और करंट नोड को न्यू नोड, यानी कि अब जो नई नोड है वो आपके पास करंट नोड होगी और जो हेड नोड थी वो आपके पास अब लास्ट टू करंट यानी लास्ट करंट नोड बन जाएगी, ठीक हो गया जी। और साथ ही साथ आपके पास चाहे आप पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, चाहे आप जो है पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, चाहे आप दरमियान में कहीं एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हर एक के लिए आप जो है ना नया एलिमेंट ऐड करने के बाद साइज़ में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है जी। अगेन इस पर एक दोबारा नज़र दौड़ाते हैं। ऐड के फंक्शन सबसे पहले जो है नई नोड बनाई जाएगी। नई नोड के अंदर सबसे पहले एक वैल्यू सेट की जाएगी। वैल्यू सेट करने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि उसको लिस्ट में जगह कहाँ दी जाए। उसके लिए देखा जाएगा कि लिस्ट के अंदर फ़िलहाल करंट नोड के अंदर कुछ स्टोर है या नहीं, यानी करंट नोड नल तो नहीं, यानी हाली तो नहीं, कुछ भी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है। अगर तो करंट नोड नल नहीं है तो
मतलब है लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है। अगर लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है तो हमने न्यू नोड को उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जाने के लिए न्यू नोड के एड्रेस पोर्शन में उससे नेक्स्ट आने वाले नोड का एड्रेस और करंट नोड के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड का एड्रेस रखवाना है, क्योंकि न्यू नोड हमेशा करंट नोड से आगे आती है। और फिर हमने करंट नोड से पिछली वाली नोड को करंट नोड पे आना है और करंट नोड को नई ऐड होने वाली नोड पे ले जाना है। ठीक है, एल्स केस चलेगा जब जी हमने कहा कि हमारे पास लिस्ट में हम पहला एलिमेंट ऐड करें। अगर पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो फिर उसके एड्रेस पोर्शन में कुछ होना चाहिए, नहीं उससे आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए न्यू नोड का सेट नेक्स्ट यानी 9 के नेक्स्ट में नल आएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास हेड नोड कहाँ जाएगा, तो हेड नोड है, हेड नोड के आगे नेक्स्ट में हम पास कर देंगे। ठीक है, और लास्ट करंट और उसके बाद हम कौन सी स्टेटमेंट रन करेंगे जी, उसके बाद लास्ट नोड को हेड नोड पे लेके आया जाएगा और करंट नोड को न्यू नोड पे लेके जाया जाएगा और एट दी एंड साइज़ में इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा हर नए एलिमेंट के लिए। ये हमारे पास ऐड का फंक्शन है जो हर सिनेरियो में बिल्कुल इस तरह से ही काम करेगा। आपने चाहे स्टार्ट पे ऐड करना है, चाहे आपने दरमियान में एलिमेंट ऐड करना है, यही एक जनरल कोड चलेगा और ये कंडीशन को मैच करते हुए कि कहाँ पे ऐड किया जा रहा है वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगी। ठीक है, और हमारा नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। हाँ जी, ये है जी हमारे पास लिंक लिस्ट को बिल्ड करने का कोड। लिंक लिस्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, लिस्ट बनाएंगे तो ये काम होगा, एक हेड नोड बनेगा और हमारे पास साइज़ जो है लिस्ट का 0 सेट हो जाएगा और हेड नोड के नेक्स्ट में क्या सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। यानी अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, अभी लिस्ट क्रिएट हुआ है ना, हाल ही लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनी है, तो हेड नोड बनेगा और उसके एड्रेस पोर्शन में हमारे पास क्या आएगा जी, नल आएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप पे आपके पास हम लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करते हैं। लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है ना, बिल्ड करना है, तो अब बिल्ड करते हुए हम उसके अंदर ऐड करते हैं लिस्ट डॉट ऐड टू। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड टू का जब हम ऑपरेशन परफॉर्म अप्लाई करेंगे यानी लिस्ट डॉट ऐड टू को कॉल करेंगे तो ऐड का फंक्शन रन होगा। ऐड का फंक्शन रन होगा तो कुछ ये काम होगा, न्यू नोड बनेगा। ठीक है, न्यू नोड के अंदर वैल्यू सेट होगी टू, न्यू नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में नल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड का एल्स वाला पोर्शन चल रहा है। ऐड का एल्स वाला पोर्शन क्यों चल रहा है, क्योंकि जब आप पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तब तक आपके पास करंट नोड क्या होगा, नल होगा। ठीक है, तब तक करंट नोड नल होगा। तो अगर करंट नोड नल होगा तो उस केस में नई वैल्यू बन के उसको जो नया नोड बन के उसको वैल्यू मिलेगी और इसके एड्रेस पोर्शन में नल चला जाएगा और हेड जो है लास्ट करंट नोड पर चला जाएगा और करंट नोड जो है वो न्यू नोड के पास चला जाएगा और साथ ही साथ साइज़ में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तब है जब आपके पास लिस्ट खाली थी यानी करंट नोड नल था यानी एल्स वाला पोर्शन चला था, लेकिन अब एक वैल्यू आ गई, अब करंट नोड नल नहीं रहा। करंट नोड नल नहीं रहा तो अब अगर हम लिस्ट डॉट ऐड 6 करते हैं तो अब क्या होगा, अब आपके पास नया नोड बनेगा 6। ठीक है, उसका एड्रेस न्यू नोड में होगा। अब उस 6 के नेक्स्ट में हम रखवाएंगे वो एड्रेस जो कि 2 के नेक्स्ट में पहले पड़ा हुआ था। अब 2 के नेक्स्ट में पहले क्या पड़ा हुआ था, नल पड़ा हुआ था, तो 2 के नेक्स्ट से हम नल उठा के 6 के नेक्स्ट वाले यानी एड्रेस वाले पोर्शन में रखवा देंगे। ठीक है, नई नोड के नेक्स्ट पोर्शन में हम फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या रखवाते हैं, ये वो केस है जो इफ़ वाला केस है जिसमें करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, करंट नोड हैव द एड्रेस ऑफ 2। ठीक है, तो करंट नोड जिसमें नल नहीं है उसमें हम क्या करते हैं, हम न्यू नोड के एड्रेस पोर्शन में वो एड्रेस रखवाते हैं जो करंट के नेक्स्ट में था। ठीक है जी, हमने वो रखवाया, वो नल था तो नल रखवा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम लास्ट करंट नोड को हम मूव करा देते हैं करंट नोड के ऊपर, जो कि पहले 2 था करंट नोड, तो लास्ट करंट नोड अब 2 पे आ जाएगा और करंट नोड को हम उससे नेक्स्ट यानी नया नोड जो ऐड होता है उस पर मूव करा देते हैं और साथ ही साथ हम साइज़ में इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये जी लिस्ट को बिल्ड करने का तरीका है कि सबसे पहले एक खाली लिस्ट बनेगी जिसके अंदर हेड नोड होगा और साइज़ 0 होगा और यहाँ पे आपके पास करंट नोड भी नल होगा। ठीक है, फिर पहला एलिमेंट ऐड होगा तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा ऐड के फंक्शन का जिसमें करंट नोड नल था तो हमारे पास एक जस्ट नया एलिमेंट ऐड होगा, उसे वैल्यू मिलेगी, उसके एड्रेस पोर्शन में नल जाएगा, करंट नोड उस पर आ जाएगा और लास्ट करंट नोड हेड नोड पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है ऐसी लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू है यानी करंट नोड नल नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे नई वैल्यू बना के उसके एड्रेस पोर्शन को वो वैल्यू दी जाएगी नेक्स्ट पोर्शन को जो कि पहले करंट नोड के अंदर थी और फिर लास्ट करंट नोड को उससे आगे और करंट नोड को उससे आगे यानी न्यू नोड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ लिस्ट के साइज
रेज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लिस्ट डॉट ऐड के फंक्शन को इसके बाद कॉल करते जाएँ, ऐड 8, ऐड 7, ऐड 1, तो वो बारी बारी बिल्कुल आपके पास वही इफ़ वाला पोर्शन चलता जाएगा आपका ऐड के फंक्शन का, और आपके पास इस तरह से लिस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और सबसे लास्ट पे अगर 1 ऐड हुआ तो करंट नोड भी आपके पास 1 वाली होगी, और करंट नोड से पिछली नोड वो होगी जिसको हमने करंट से बिल्कुल पहले जो है यानी आखिरी एलिमेंट से पहले जिसे हमने ऐड किया था वो लास्ट करंट नोड होगा। और जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 उतना ही आपके पास लिस्ट का साइज़ होगा। ये है जी आपने लिंक लिस्ट को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, हर लिस्ट के एलिमेंट को बिल्ड करने के लिए आपको नोड बनाना है, और नोड को आपने लिस्ट के अंदर उसकी प्रॉपर प्लेस पे अप्रोप्रिएट करना है, मींस उसको प्लेस करना है उसके अप्रोप्रिएट जगह पे। ठीक है, अच्छा, अब लिस्ट के साथ कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, जैसे कि लिस्ट का नेक्स्ट फंक्शन है गेट का फंक्शन। गेट का फंक्शन क्या करता है जी? गेट का फंक्शन लिस्ट से कुछ रिटर्न करता है। बेसिकली रिटर्न क्या करता है, जो है एलिमेंट रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं जी गेट का फंक्शन रन होगा, तो गेट का फंक्शन रन होते हुए सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि क्या लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लिस्ट को हमने शो कराना, लिस्ट से कोई एलिमेंट देखना है। अच्छा, गेट का फंक्शन बेसिकली लिस्ट के करंट एलिमेंट को शो करवाने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल एरे लिस्ट के अंदर जिस तरह हम करंट वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए हम गेट का फंक्शन यूज़ करते थे, उसी तरह लिंक लिस्ट के अंदर भी हम करंट नोड का जो एड्रेस, करंट नोड की जो वैल्यू है अगर वो देखना चाहते हैं तो लिस्ट का फंक्शन गेट का फंक्शन रन होगा, और गेट का फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, करंट नोड की वैल्यू को। लेकिन पहले ये देखा जाएगा कहीं लिस्ट खाली तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर तो करंट नोड नल है इसका मतलब है लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर करंट नोड नल नहीं है तो मींस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है, चाहे एक ही क्यों ना हो। तो क्या होगा, गेट का फंक्शन सबसे पहले देखेगा कि लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो रिटर्न करेगा करंट नोड के साथ के अंदर मौजूद वैल्यू को। अब हमें याद हो तो हम नोड के क्लास को अगर रिकॉल करते हैं तो नोड क्लास का एक फ़ंक्शन है गेट का फंक्शन, जो कि नोड के अंदर मौजूद वैल्यू यानी एलिमेंट यानी कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। तो जैसे ही हम करंट नोड पे गेट कॉल करेंगे तो ये गेट का फंक्शन, ये कॉल कहाँ जाएगी, नोड की क्लास में जाएगी। नोड की क्लास के थ्रू नोड की क्लास में जाएगी तो जो करंट नोड होगा, करंट नोड के वैल्यू वाले पोर्शन में जो भी वैल्यू स्टोर है वो वापस आएगी, और यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगी इस गेट के फंक्शन को। ठीक है जी, यानी करंट वैल्यू इस तरह से हम रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, एक और इसका फंक्शन देखते हैं। जिस तरह हम एरे लिस्ट के अंदर जो है करंट नोड से नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम लिंक लिस्ट के अंदर भी नेक्स्ट का फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, करंट नोड से आगे मूव करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये नेक्स्ट का फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें लिस्ट के अंदर करंट नोड से नेक्स्ट मूव नहीं कराएगा, बल्कि साथ ही साथ जो है ये रिटर्न भी करेगा एक बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, अगर तो नेक्स्ट सक्सेसफुल होता है यानी नेक्स्ट का फंक्शन सक्सेसफुली रन होता है, यानी करंट से नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर हम सक्सेसफुली आगे मूव नहीं कर पाते तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन क्यों ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, देखें जी, अगेन वही वाली बात कि हो सकता है हम जिस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट मूव करना चाह रहे हैं, अगर तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसके अंदर नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, नहीं हम उसके अंदर नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। या फिर अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, हाली नहीं भी है, एक ही एलिमेंट है, तो फिर भी करंट से आगे कहाँ पे मूव किया जाए, करंट से आगे कोई वैल्यू ही नहीं है तो वहाँ पे मूव क्यों किया जाए। तो अगर तो करंट से आगे कोई वैल्यू नहीं है तो रिटर्न क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा फॉल्स, यानी कि नेक्स्ट मूव नहीं किया। लेकिन अगर करंट से आगे कोई वैल्यू है या करंट इटसेल्फ नल नहीं है, करंट नल होने का मतलब है नो वैल्यू, करंट से आगे करंट के एड्रेस पोर्शन में नल होने का मतलब है करंट से आगे कोई वैल्यू नहीं है, दोनों केसेस में रिटर्न क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। देखें जी, हम देखते हैं सबसे पहले करंट नोड नल है, अगर तो नल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स सिंपली, और यहाँ पे हमारा अबॉर्ट हो जाएगा फंक्शन, यानी बता दिया जाएगा कि करंट नोड अभी नल है, यानी अभी तक हमारे पास लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं आई तो आगे कहाँ मूव करना है। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेकिन अगर करंट नल नहीं है, ठीक है, अगर करंट नल नहीं है तो लास्ट करंट नोड के अंदर करंट नोड का एड्रेस रखवा दिया जाएगा,
और करंट नोड के अंदर करंट नोड से नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस रखवा दिया जाएगा। यही करते हैं जी हम। जब नई वैल्यू भी ऐड होती है तो हम लास्ट करंट को करंट नोड पे और करंट नोड को हम न्यू नोड पे लेके जाते हैं। और अगर हम देखें तो करंट नोड से आगे कौन सी वैल्यू है ये हमें कैसे पता चलेगा? करंट नोड के एड्रेस पोर्शन में जिस भी नोड का एड्रेस होगा वही से नेक्स्ट होगी। जैसे कि हमने अगर करंट 9 है, 9 से आगे हमने 7 पे मूव करना है, तो 9 के पास किसका है? 9 के एड्रेस पोर्शन में किसका एड्रेस है? 7 का एड्रेस है। तो हम 9 के एड्रेस पोर्शन से 7 का एड्रेस निकालते हैं और करंट नोड को साइन कर देते हैं। ठीक है, ये वो केस है जब आपके पास करंट नोड नल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये चेक करती है कि करंट नोड नल है। अगर तो ये काम करने के बाद, यानी कि आपके पास नेक्स्ट मूव करने के बाद, लेट्स से ये तो वो केस है ना जब आपके पास लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये वो केस है जब लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है। अगर लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, लेट्स से अगर लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो लास्ट करंट नोड उस एलिमेंट पे, करंट नोड पे, यानी उस एक ही सिंगल एलिमेंट पे आ जाएगा और करंट नोड से आगे यानी कि नल पे चला जाएगा। देखिए, अगर सिंगल एलिमेंट है तो करंट नोड के एड्रेस पोर्शन में क्या स्टोर होगा? नल स्टोर होगा। तो बेसिकली आपके पास करंट नोड फिर कहाँ चला जाएगा? करंट नोड से आगे यानी कि नल पे चला जाएगा। एक ही वैल्यू होने का मतलब है करंट नोड के पास एड्रेस पोर्शन में नल है तो करंट नोड नल पे चला जाएगा। अब इस फंक्शन को ख़त्म करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स परफॉर्म करने के बाद कहीं करंट नोड नल और साइज़ ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, अगर करंट नोड नल हो गया है या फिर साइज़ ज़ीरो हो गया है, यानी कि ज़ाहिर बात है आपके पास या तो नोड के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं था या फिर आगे मूव करने से करंट नल पे चला गया है, तो फिर उस केस में फॉल्स रिटर्न करें, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि करंट नोड नल पे था या फिर साइज ज़ीरो था, यानी लिस्ट खाली थी, रिटर्न फॉल्स कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, यानी कि वही वाली बात, अगर नेक्स्ट सक्सेसफुल है यानी नेक्स्ट मूव कर गए हैं तो ट्रू, अगर नेक्स्ट फेलियर है तो फिर हम फॉल्स। और नेक्स्ट सक्सेसफुल तब होगा जब करंट नोड नल ना हो या फिर साइज ज़ीरो ना हो, यानी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो फिर हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, यानी आप कह लें लिस्ट खाली नहीं हुई या फिर लिस्ट खाली नहीं थी। ठीक है, तो तब हम आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर लिस्ट खाली थी या लिस्ट खाली हो गई है तो हम आगे मूव, लिस्ट खाली हो गई है मीन साइज ज़ीरो है तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास लिस्ट के अभी हमने 3 ऑपरेशंस देखे हैं। यहीं से हम लिंक लिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरह एरे लिस्ट से बेटर है और किस तरह से ये काम करती है। आज के लिए इतना ही लेक्चर। ठीक है, कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंक लिस्ट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।